नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भैया ईरान इजराइल यूएस का वॉर चल रहा है और इस वॉर में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई है वो ये है कि इस पर रशिया और चाइना ने एंट्री मार ली है। एंट्री अच्छा किस पॉइंट पर मारी है, तो हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा, इसको लेकर के यूएन में एक रिजोल्यूशन आया था और इस पर इन्होंने बोला कि भैया हम तो इसके पक्ष में वोट नहीं देते हैं। अब अगर बात करें यूएस की, तो आपको पता है बहुत लंबी लंबी इन्होंने पूरे युद्ध में फेंकी है। पूरे युद्ध में इन्होंने बोला कि ईरान को हम तबाह कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो तबाह कर देंगे। लेकिन पहले तो ये युद्ध था कि भैया ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम हम नहीं चलाने देंगे। अब ये जो युद्ध बन चुका है वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने का बन चुका है। उस पर पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया यूएस ने, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। ये खबर निकल करके आई है दैट सिक्योरिटी काउंसिल रशिया एंड चाइना वीटो रिजोल्यूशन ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो बोल रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे या फिर खुले, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम चल रहा है। अब ये जो रिजोल्यूशन है ये यूएनएससी में लेकर के कौन आया था, तो बहरीन लेकर के आया था। ठीक है, बहरीन चाहता था कि भैया ये जो चीजें हो रही हैं, तबाह किया जा रहा है हमारे देशों को, हमारे देशों पे जो बच्चे महिलाएं उनकी मौत हो रही है, तो ये रुके। अब इसमें 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में बहरीन प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। 11 देश जो है वो इसके पक्ष में वोट देते हैं, 2 देश इसके विपक्ष में वोट देते हैं। वो 2 देश कौन है, रशिया एंड चाइना हो गए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 देश हो गए वो इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, जिन्होंने ना पक्ष में वोट दिया ना विपक्ष में, अपने आप को अपसेंट कर लिया। उसमें एक है पाकिस्तान और दूसरा हो जाता है कोलंबिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगी एक वीडियो जहां पर इस रिजोल्यूशन को लेकर के बातचीत हो रही है और ये रिजोल्यूशन पेश किया जा रहा है बहरीन के प्रेसिडेंट के द्वारा। और यहाँ पर उन्होंने सारी बातें कही कि भाई ये जो युद्ध हो रहा है ये कितना खतरनाक है, कितना घातक है। सारे देश ये चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए और किसी भी देश पर किसी भी प्रकार का हमला ना किया जाए। चलिए आगे बात करते हैं। ये वो पावर रही है जो यूज किया गया है, यूएन न्यूज में निकल करके आया, रशिया चाइना वीटो एंड बाकी सभी इनके पक्ष में रहे हैं। आगे आते हैं। इस प्रस्ताव में जो आगे मांग रखी गई वो क्या थी भैया, कि ईरान अपने हमले तुरंत खाड़ी देशों पर, जॉर्डन पर बंद कर दे। वो ये चाह रहे थे कि खाड़ी देश जो है उन वहां पर हमले बंद किए जाए और पड़ोसी देशों के खिलाफ किसी भी प्रकार के उकसावे वाली जो कार्रवाई है या फिर जो धमकी आप दे रहे हो उसको भी तुरंत बंद कर दो। हम नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार का हमला यहाँ पर करें। ये प्रस्ताव लेकर के आया गया था, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए प्रस्ताव यहाँ पर आया था। इससे पहले हम आगे बढ़े, यूएनएससी बार बार आया है तो यूएनएससी के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है भैया। तो ये है, इट इज वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। परमानेंट इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलेगा। लोकेशन इसकी हो जाती है लंदन में, चर्च हाउस, वेस्टमिंस्टर। ठीक है, अगर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीस स्टैब्लिश करना पूरे वर्ल्ड में। ये काम ये करते हैं, पीस स्टैब्लिश करी जाती है। परमानेंट मेंबर्स की बात करें, जो इंडिया भी बहुत लंबे समय से बनना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर यूएस है और चाइना है तो थोड़ा मुश्किल होता है। जब भी हम जाते हैं अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो ये लोग अपना वीटो यूज कर लेते हैं। खैर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूएस। ठीक है, अब अगर प्रेजेंट समय में, क्योंकि 2 ईयर का टेन्योर होता है, टर्म बाय टर्म यहाँ पर जनरल असेंबली बनाई जाती है, तो प्रेजेंट समय में यहाँ पर बहरीन है, कोलंबिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो है, डेनमार्क है, ग्रीस है, लातविया है, लाइबेरिया है, पाकिस्तान है, पनामा हो जाता है और सोमालिया हो जाता है। प्रस्ताव कौन लेकर के आया था, बहरीन लेकर के आया था, भूलना आपको नहीं है। तो ये ना, इनको खून के आंसू रुलाए जा रहे हैं इस समय ट्रंप को, क्योंकि जितना ये ग्रेट बनना चाह रहे थे उतना ये अब एक जोक बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। द पीस प्रेसिडेंट का टैग चाहिए था इनको। ये चाहते थे कि हम मेक डोनाल्ड ट्रंप अगेन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आए, लेकिन अब ये बन चुके हैं एक जोक प्रेसिडेंट, क्योंकि कोई भी इनको सीरियसली नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी झुके हो, आप झुके हो। सबसे बड़ी बात है कि सीज फायर हुआ। ठीक है, यूएस इजराइल ईरान वॉर, यहाँ पे ये बोला गया कि हम अग्री करते हैं, यूएस ईरान अग्री करते हैं कि 2 वीक्स का सीज फायर होगा। ठीक है, झुका कौन इसमें, इस सीज फायर में कौन झुका है, यूएस पहले झुका है। यूएस हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में नाकाम रहा। इन्होंने ईरान को झुकाने के लिए लगभग 30 बिलियन या मिलियन के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा है कि इन्होंने अपने हथियारों को फूका है। तो अब आप समझिए कि कहां पर किसकी जीत होती हुई नजर आई। जीत तो यहाँ पर ईरान की हुई है। ईरान ने, तुम बोला कि 10 पॉइंट जो यहाँ पर रखे गए थे ना प्रस्ताव के, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसने बोला हॉर्मुज स्ट्रेट से जो जहाज निकलेंगे, आप इस बात को अग्री कर रहे हो, सबसे बड़ी बात कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जो जहाज निकलेंगे पर डे, पर जहाज का हम $20 लाख लेंगे पास करने का। अगर हम ऐसे इसको कैलकुलेट करें, लगभग होता है 20 करोड़ रुपए के आसपास। और अगर पूरा दिन का देखा जाए तो 2000 करोड़ रुपए एक दिन में सिर्फ और सिर्फ पास करने का वो यहां से लेगा। समझ रहे हो,
20 लाख डॉलर उसको पर जहाज चाहिए, जो कि अगर इंडियन रुपी में बात करें तो कम से कम शायद 20 करोड़ के आसपास का होगा। आप उस चीज को मान गए, आप मान गए आप फायर नहीं करोगे, आप मान गए कि आप उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू रहने दोगे, आप मान गए कि जो भी आपने एसेट उसके सीज किए वो आप वापस करोगे। यानी कि यहाँ तो सारी बातें आपने ईरान की मानी है। डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ईरान जीता है इस युद्ध में और आप हारे हैं इस युद्ध में, लेकिन आप ये मानने के लिए तैयार होंगे नहीं, बिकॉज यू आर द फुलिश प्रेसिडेंट एवर आई हैव एवर सीन। वैसे आप लोगों की क्या राय बताइएगा। अब देखो, अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन का जो जारी जंग था उस पर आखिरकार फैसला आया कि हम यहाँ पर सीज फायर कर देते हैं। लेकिन 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है, लेकिन समझ तो कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी देखो मिसाइल और ड्रोन ये सब छोड़े जा रहे हैं, स्ट्राइक वगैरह चली रही है। सीज फायर हो गया, फिर भी युद्ध अभी कंटिन्यूअस चल रहा है। अब देखो आगे आते हैं। मिसाइल अलर्ट साउंड इन द सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत एंड द इजराइल आवर्स आफ्टर सीज फायर। जैसे ही सीज फायर का ऐलान किया गया, आपको झुका भी दिया। देखो इंटरनेशनली ईरान ने कितना बड़ा गेम खेला, उसने आपको इंटरनेशनली झुका भी दिया। सीज फायर का ऐलान हुआ, आपने उसके 10 पॉइंट माने और उसके बाद फिर दोबारा उसने आपके यहाँ पर हमला किया। राइट, आपकी जो कंट्रीज हो जाती हैं उन पर उसने हमला किया। तो बताइए यहाँ पर झुका कौन, यहाँ पर जो हार है वो किसने मानी। और पूरी दुनिया में कुछ भी हो पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपनी ऐसी तैसी ना करवाए, हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान जैसे हमेशा अपना मजाक उड़वाता है, इस बार भी इन्होंने मजाक उड़वा ही दिया। ये पपेट है यूएस के, और इस बार प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई मैं तो पपेट हूं, तुम्हें जो करना है वो कर लो। यहाँ पे एक चीज देखोगे आप लोग, ये ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम ऑन एक्स आया, शहबाज शरीफ ने वही ट्वीट पोस्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप जो पोस्ट करने वाले थे। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने इनको लिख करके भेजा पोस्ट, इन्होंने खाली बस यहाँ पर आके कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अब मैं इसका रिप्लाई करूंगा। सेम एज इट इज जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने इनसे बोला कि देखो तुम ट्वीट करो ये लिख करके, मेरे से सामने मदद मांगो, गिड़गिड़ाओ, ताकि मैं इंटरनेशनली दिखा सकूं कि कितना बड़ा मैं लीडर हो जाता हूं, मैं युद्ध शांत करवाता हूं, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। और उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं के ट्वीट पर ट्वीट करके बोलते हैं। तो ये हमेशा ही रहा है और यूजर्स हमेशा ही कहते रहे कि भैया पाकिस्तान की जो नीति है वो यूएस ही कंट्रोल करता है। यूएस पूरी तरीके से कैप्चर कर चुका है पाकिस्तान में क्या चीजें होंगी, कैसे होंगी, क्या नहीं होंगी, क्योंकि उसकी अपनी खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये चले थे कि हम युद्ध रुकवा देंगे। जो खुद एक मैसेज ड्राफ्ट नहीं कर सकता है, वो ये कह रहा था कि हम युद्ध को रुकवाएंगे, हम पीस पैक्ट साइन करवाएंगे। ये है पाकिस्तान की औकात, जो इंटरनेशनली आपको टाइम टू टाइम अपनी बेइज्जती करवाते हुए दिखेंगे। चाहे कभी कुछ क्रिकेट हो रहा हो, चाहे कोई और चीजें, हर जगह ये अपनी बेइज्जती खुद ही करवाते हैं, दूसरे और करने की जरूरत ही नहीं है। खुद जब आप करवा रहे हो तो दूसरे की क्या जरूरत है। अब बात करते हैं ये युद्ध और भी ज्यादा क्रूशियल कैसे हुआ। भैया हॉर्मुज स्ट्रेट तो बंद कर दिया गया था, बाब अल मंदेब को भी इन्होंने बंद करने के लिए बोल दिया था ईरान ने कि हम बाब अल मंदेब भी बंद कर देंगे, क्योंकि यहां से भी पर डे 60 से 70 लाख बैरल ऑयल जा रहा था। 10% का जो व्यापार है वो बाब अल मंदेब से भी हो रहा था, और वो ये कर सकता था क्योंकि यहाँ पर आपको पता है येमेन है, हूती विद्रोही है, और प्रॉक्सी हो जाते हैं किसके, ईरान के हो जाते हैं, तो आसानी से वो बंद करने में सक्सेसफुल हो जाता। तो इसी बीच यहाँ पर तब आप देखोगे कि ये चाइना ने फाइनली इंटरवेन किया, चाइना फाइनली आया और यहाँ पर बातचीत होती है, क्या क्या चीजें रही हैं। अब देखो मैं क्यों बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। मान लो अगर यूरोप से कोई सामान आना है, केप ऑफ गुड्स से जाएगा तो बहुत ही लंबा रास्ता पड़ता है चाइना तक जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे उसको शॉर्टन वे पड़ता है मेडिटेरियन सी से होते हुए सीधा यहाँ पर स्वेज कैनाल, रेड सी, बाब अल मंदेब स्ट्रेट से होते हुए, यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए ये कहाँ पहुंच जाता है, सीधा चाइना पहुंच जाता है। तो ये रूट इनके लिए आसान है, ना कि ये वाला रूट केप ऑफ गुड बहुत लंबा पड़ता है, 10 से 12 दिन समय एक्स्ट्रा लेते हैं, और ये 10 से 12 दिन कम समय लेता है, फ्यूल भी कम लगता है, सामान भी आसानी से पहुंच जाता है। तो इसीलिए ये पूरी तरीके से इनके जो ट्रंप है ना वो परेशान हो गए थे कि भैया हॉर्मुज स्ट्रेट भी बंद कर दे रहे हो तुम, तो बाब अल मंदेब भी बंद हो जाएगा। तो ट्रंप भी लाइक भैया ईरान मेरे गले की हड्डी बनता जा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इसको निगलूं या फिर उगलूं। ऐसा एक तरीके से आप कहोगे कि सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए ट्रंप के आसपास कि ट्रंप ने भी अपने हथियार डाल दिए। भाई ये हुआ है ट्रंप के साथ। नाउ अब आते हैं ट्राई योर लक, ट्रंप एफर्ट्स टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कमेंडेबल। इस तरीके से में बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं कि भैया पूरा इन्होंने बोला था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जब युद्ध हो रहा था उससे पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन था, उसके बाद जब युद्ध शुरू हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। अब ये खुलवाने में, पहले खुला था तो इन्होंने बोला युद्ध करके तब हम दोबारा खुलवाएंगे। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी थी। मतलब कोई कितना बेवकूफ हो सकता है, ये इन्होंने बता दिया है कि कैसे हमें ये काम करना है, और अब ये उसको खुलवाने पे, मतलब अब पूरा जो युद्ध था वो शिफ्ट हो चुका न्यूक्लियर प्रोग्राम, ऑयल से सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर।
और इनको ये पहले भी पता था, इनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो पहले भी इनको बता रही थी कि भैया ये होगा, लेकिन उन्होंने बोला होने दो, हम संभाल लेंगे, और ये अब इन्होंने संभाला है। नाउ रशिया रिपोर्टेडली सप्लाइंग ईरान विद स्पाई इमेजेस ऑफ यूएस एंड इजराइल टारगेट। अब रशिया ने कैसे एंट्री मारी है? रशिया जो है वो इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस, स्पाई इमेजेस भेज रहा है ईरान को और कह रहा है कि लो मारो, उड़ाओ इन्हें, इन्हें पता होना चाहिए कि क्या है कैसे है। तो इमेजेस भेज रहा है कि जहां पे तुम्हें दिखाई दे रहा है जो जो सेंटर्स बने हैं, जो जो रीजन्स बने हैं, उनको उड़ाओ और फेंको। और चाइना हैज परसुएडेड ईरान टू अग्री द टेम्परेरी सीज फायर विद द यूनाइटेड स्टेट। और यहाँ पर उसने परसुएड किया टेम्परेरी सीज फायर के लिए। क्यों? क्योंकि भैया 90% ऑयल उसका आता है, तो उसने बोला देखो अभी सीज फायर कर लो, अगले 40 दिन में पूरा तेल हम मंगा लेंगे, उसके बाद तुम दोबारा से युद्ध शुरू करना और इनकी लंका लगा देना। दैट इज द एक्चुअल रीजन कि यहाँ पर 40 दिन का सीज फायर का बातचीत कहा गया था। अभी कितने दिन चलता है ये बात समझ में आएगी। यानी कि इनके 1 2 3 4 5 जितनी तरफ से कहो उतनी तरफ से इनको पूरे जो एक तरीके से सिनेरियो है उसने जकड़ करके रख लिया है, सबने घेर लिया है इनको। अगर कोई सीज फायर पे बात आती है तो भी इनका बेइज्जती होता है, चाइना एनवायरमेंट दिखाते हैं तो भी बेइज्जती होता है, रशिया एनवायरमेंट दिखाता है तो भी बेइज्जती होता है, क्यूबा जहाज भेज दिया गया तो भी बेइज्जती हुई इनकी, इंडिया ने सैंक्शन हटे तो तुरंत 7 साल बाद ऑयल मंगा लिया तो भी बेइज्जती हुई इनकी। मतलब इनका F-35 एक तरीके से मारा गया तो बेइज्जती हुई, F-15 मारा गया तो बेइज्जती हुई। मतलब इतना बेइज्जत प्रेसिडेंट आज के इतिहास में उससे पहले मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ऐसा करके इन्होंने ये काम कर लिया। तो अब भाई यहाँ पर देखने वाली बात हो जाती है कि क्या सिनेरियो हमें नजर आएंगे। देखो अगर हम कितना भी कह लें कि ईरान जीत रहा है जीत रहा है जीत रहा है, लेकिन अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो क्या इंडिया चाहेगा कि ईरान लॉन्ग टर्म में सरवाइव करे और सुपर पावर बने और यूएस को पास आउट कर दे? वैसे तो ना हम यूएस को बहुत सपोर्ट करते हैं, ना ही हम बहुत ज्यादा ईरान को। हाँ, ईरान के साथ हमारे हित जरूर जुड़े हुए हैं, हमारा पोर्ट भी वहां पर हो जाता है, लेकिन हम ये चाहते नहीं है कि ईरान जो है वो पावरफुल बने। उसके पीछे का रीजन है कि अगर ईरान पावरफुल बना तो वो पूरे मुस्लिम कंट्रीज का उमा बन जाएगा, ठीक है। और ये अगर बना तो लॉन्ग टाइम में हमारे लिए प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट करेगा क्योंकि चाइना सपोर्ट है, चाइना का क्या होता है बाउंड्री लाइन हमारे साथ हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज प्रॉब्लमैटिक। इसलिए हम ये तो वैसे भी नहीं चाहते हैं कि ईरान सुपर पावर काइंड ऑफ चीज बने, बस हम इतना चाहते हैं कि भाई बैलेंस बना रहे, ना यूएस ज्यादा फुदक पाए ना ईरान ज्यादा फुदक पाए। और वैसे भी रशिया और चाइना ने मिलकर के तो लंका लगाई रखी है इनकी। तो अब देखते हैं कि क्या ये जो पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्योंकि अभी भी बमबारी चालू है, रुकने का नाम ले नहीं रहे हैं, तो अभी कहां तक बर्दाश्त किया जाएगा। और कहीं यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव जो चीजें वो तो कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, या युद्ध की नेक्स्ट डायरेक्शन में तो नहीं पहुंच जाएगा। आपका क्या कहना है कि इस युद्ध में ईरान को जीतना चाहिए? यूएस कैसा नजर आया है, रशिया का क्या रोल रहा है, इंडिया का क्या रोल रहा है, चाइना का क्या रोल रहा है? तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।